दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस व्यक्ति के पास परेशानी ना हो। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि अपनी परेशानियों को देखते हैं और फिर उन्हें सुलझाने के लिए जल्दबाजी में गलत फैसला ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनका अपना खुद का हंसता खेलता परिवार भी तबाह हो जाता है, जिसकी वजह से कई लोगों की ज़िंदगियां भी तबाह होने पर मजबूर सी हो जाती है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो क्राइम स्टोरी है आज काफ़ी लोगों तक पहुंचाया तो जा सके। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, यह घटना उत्तर प्रदेश, उसी में जाना माना एक कासगंज जिला पड़ता है, उसी का एक जाना माना खोरो थाना पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ ठीक 7 अक्टूबर का ही। अब सुबह सुबह का टाइम होता तो उसी वक्त जो होता है वहाँ से लगभग कुछ दूर पर एक घना एरिया जंगल होता है। उसी साइड से कुछ व्यक्ति जो होता है, गांव के करीबी के लोग अब गुजर रहे थे, उनकी नज़र जो होता है एक गड्ढे में जाता है। देखते हैं उसी गड्ढे में एक मानव कंकाल पड़ा हुआ है। तुरंत वह व्यक्ति उसी समय स्तंभ रह जाते हैं और वहाँ काफ़ी लोग इकट्ठा हो तरह तरह की बातें करते हैं। तभी उसी में से एक व्यक्ति इसकी सूचना जो होता है अब खोरो पुलिस थाने में दे देता है। वहाँ के थाना प्रभारी और राम अवतार बख्श जैसे ही खबर पाते हैं तो उसी वक्त अपने दल बल टीम को लेते हैं और लेकर ठीक जो होता है उसी जंगल में पहुँचते, देखते कि सही में एक गड्ढा, उसी गड्ढे में एक व्यक्ति का कंकाल रहे, डेड बॉडी वहीं पड़ा हुआ है। पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और लेने के बाद वहाँ पर खड़े जो लोग होते हैं उनसे कोशिश करती है कि आखिर पता करो कि इस इलाके में किसी का गुमशुदा का मुकदमा तो दर्ज नहीं है। तभी पता चलता वहाँ के खुद सिपाही कर्मी के द्वारा कि खोरो थाने में ठीक एक हफ्ते पहले यानी कि 1 अक्टूबर को ही एक व्यक्ति जिसका नाम होता है अब फूल सिंह, जिसका अपना खुद का ही अपना सगा अब भतीजा होता है राजू, जो लगभग 1 हफ्ते से घर से लापता है। और तुरंत इसकी जो सूचना होता है अब उसी वक्त जो होता है अब फूल सिंह को दे दिया जाता है। और फूल सिंह जैसे खबर पाते उसी वक्त अपने कुछ करीबियों को अपने साथ लेते हैं और लेने के बाद ठीक जो होता हो वह जाकर सीधा का सीधा घटना पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे फूल सिंह अब देखते हैं, देखने के बाद उसी समय उनके मुंह से चीख निकल जाते कहने लग जाते हैं कि साहब ये हमारा अपना भतीजा अब राजू है, क्योंकि उसके यही कपड़े, उसकी यही घड़ी है, उसकी यही चप्पल है। वो उसकी जो टीम होती है तो तरीके से शिनाख्त की उम्मीदों पर जब देखती कि अब जो होता हमारा हम लग चुका है तो उसी वक्त पुलिस की टीम बॉडी को वहीं पंचनामा भरती है और डीएनए टेस्ट के लिए भेज देती है, ताकि सही रिपोर्ट तो आ जाए। और पुलिस की टीम इधर इस केस की जांच पड़ताल करने के लिए सबसे पहले लग पड़ भी जाती है। 1 महीने का वक्त बीत जाता है और जब डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट सामने आता पता चलता कि सही में वह राजू का ही डेड बॉडी था। और पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त टीम लेती है फूल सिंह के पास पहुँच जाती है। और जब फूल सिंह से पूछताछ किया जाता है कि आपको क्या लग रहा है कि आपके भतीजे अब राजू का हत्या कौन कर सकता है, तब फूल सिंह उसी समय बेधड़क करने लग जाते हैं कि साहब हमारे ही गांव का रहने वाला सुरेश, और साहब उसके अपने करीबी इधर खुद का अपना सगा दामाद साहब भूरा, और साहब उसके अपने करीबी 2 और इलाके के रहने वाले दोस्त ने मिलकर ही किया है। यह बात पुलिस की जब टीम सुनती है उसी वक्त कारण जानती है तो पता चलता कि हाँ, सुरेश की एक अपनी बेटी होती है जिसका नाम इधर अब पूजा होता है। पूजा जो होती है वह इधर राजू के साथ प्रेम रिश्तों में बधी हुई थी। इसकी खबर जो होता है सुरेश को थी, जिसकी वजह से अब हमारे बेटे की हत्या कर सकते। इस बात की जानकारी पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त फूल सिंह के ही तहरीर पर अब मुकदमा दर्ज कर देती है और एक टीम लग जाती है तलाशी करने के लिए। गांव के रहने वाले गंगा सिंह होते हैं, उनका अपना दामाद भूरा होता है और साथ में सुरेश की तलाशी करने के लिए पुलिस जब निकल जाती है तो अता पता नहीं लगता, पुलिस का शंका में बदल जाता है कि बस करो, पुलिस की शंका की वजह से तीनों की तीनों अब जो होता है फरार रह चुके हैं। पुलिस की टीम उसी वक्त मुखबिर लगा देती है, मुखबिर की मदद से तलाशी किया जाता है और तभी पता चलता है कि मौके पर वह तो गुजरात भाग के गए हुए हैं, क्योंकि उनका जो अपना दामाद होता है भूरा वहीं रहकर नौकरी करता है। पुलिस की जो टीम होती है अब इंतजार करती है हफ्तों, लेकिन हफ्तों बाद पुलिस की सूचना मिलता है कि अब जो होता है गंगा सिंह गाँव लौट के आया हुआ है। तो पुलिस की टीम के थाना प्रभारी राम अवतार बस अपनी टीम को लेते हैं और गंगा सिंह को कस्टडी में जब लेते हैं और थाने में पहुँचते थे, जैसे दबाव मारा जाता है तो उसी समय राजू की हत्या का जुर्म कबूल कर लेता है और उसमें शामिल जो होता है भूरा और सुरेश को भी नाम ले लेता है। उसकी जो टीम होती है तीनों से जब पूछताछ करती है तो चंद मिनट के अंदर जो होता है सच्चाई बड़ी जल्दी निकल के आ जाता है। जो सच्चाई आता है इसे सुनकर हर किसी को अपने कानों पर यकीन भी नहीं होता है। असल में उत्तर प्रदेश का जो काशी राम नगर पड़ता है उसी का जाना माना खोरा एक थाना पड़ता है, उसी का दलताना एक गाँव पड़ता है।
उसी गांव के रहने वाले अब रामवीर सिंह होते हैं। उनके परिवार में टोटल अब 2 ही बेटे होते हैं। बड़ा बेटा होता है अमर सिंह और छोटा बेटा होता है इधर राजू ठाकुर। अमर सिंह जो होता है वहीं पास एक हाई स्कूल होता है, उसी में जाकर मौके पर अब पढ़ाई करता है। लेकिन इधर राजू सिंह जो होता है वह परीक्षा को बीच में ही छोड़कर अब खेल मस्ती में लग जाता है। उसका जो मन होता है पढ़ाई से ऊब सा जाता है, जिसकी वजह से अपने पिता के साथ रहकर थोड़ी बहुत खेती मजदूरी भी किया लिया करता था। लेकिन उसका जब मन नहीं लगता तो उसके पिता जो होते हैं घर में इकलौता पाकर अब जो होता है घर में सारी जिम्मेदारी राजू के ऊपर ठोकते थे। लेकिन राजू उन जिम्मेदारियों को निभाना नहीं चाहता था, बेधड़क नौयुवकों के साथ रंग मस्तियों में मस्त होना चाहता था, जिसकी वजह से उसके पिता जो होते हैं रामवीर उसको छूट दे देते हैं। छूट पाने की वजह से जब मन होता घर से निकलता बागी लेकर, कभी शाम कभी दोपहर, कभी लौटता ही नहीं दिन भर। लेकिन मौज मस्ती की वजह से उसका जो ज़िंदगी होता है अब बीत जाता है। दिन भर चारपाई पर पड़े पड़े उसकी जो नज़र होता है इधर दौड़ता रहता है। तभी घटना से मात्र कुछ साल पहले उसकी नज़र उसके ही पड़ोस के रहने वाले सुरेश होते हैं। उन्हीं की अपनी बेटी अब पूजा होती है। पूजा वो सर्वेश जिसकी उम्र लगभग अब 16 के ही करीब होता है। लेकिन उसी भी जैसे ही राजू की नज़र इधर सर्वेश के ऊपर पड़ती है, पड़ने के बाद जो होता है अचानक सर्वेश भी समझ जाती है कि राजू की निगाह कहाँ तक आ रहा है। लेकिन सर्वेश नहीं चाहते थे कि आखिर अपनी मन की बात हम खुद जनवाएं, क्योंकि सुरेश मौके पर वहीं पास जो कासगंज है उसी शहर में जाकर मशीनरी स्टोर का काम किया करते थे। उनका एक और बेटा होता है जो छोटा होता है। अब परिवार छोटा होने के नाते दिन भर मेहनत मजदूरी करते, शाम को पैसे लेकर घर लौटते। उसका अपना परिवार चलता, घर में इकलौती बेटी पूजा होती है और सारी जिम्मेदारियों के साथ माँ के कामों को भी संभाल लिया करती थी। और भरोसा कर कर अपनी बेटी के ऊपर सारे घर की जिम्मेदारी छोड़कर ड्यूटी पर लग पड़ जाया करते थे। लेकिन इसी बीच पूजा जो होती है अपने मन की सारी बता शिकवे अब इधर राजू के सामने ओढ़ना चाहती थी, क्योंकि जब भी सामने होता, क्योंकि बचपन बीत गया, लेकिन राजू की निगाह अब पूजा पर उस तरह नहीं पड़ा जिस तरह अब पड़ रहा होता है। अब इसी बीच तभी घटना से मात्र कुछ दिन पहले जो होता है शाम का जब टाइम होता है तो राजू पहुंचता करने लग जाता है कि पूजा हमें तुमसे कुछ दिल की बात कहना है। यह बात पूजा मन में समझ जाती है, लेकिन उड़ाने देते हुए कहने लग जाती है क्या बात है। तो उसी समय राजू कह देता है कि पास जो स्कूल है उसी में आकर मिलो। और पूजा उसी समय इनकार करती है, बार बार जिद करता नहीं आओगे तो अच्छा नहीं होगा। काफ़ी वादे करता है, फिर वहाँ चला जाता है। और जैसे ही रात 8 बजे के आसपास का टाइम होता है राजू वहाँ पहले से पहुँच जाता है। पूजा अपने घर के चौर छुपे से छुपी कर वहाँ से निकलती है। फिर उसी स्कूल पे जैसे पहुँचती तो राजू खड़ा मिल जाता है और पहुँचते पूजा सवाल कर देती है क्या कारण है, किस लिए बुलाए हो। और तभी राजू अपने मन की हिलोरे लिवाते अपने मुँह पर कह देता है कि पूजा हम तुमसे बेतहा ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा यकीन प्यार भरी बातें करना चाहते हैं और ज़िंदगी के सारे रस्में निभाना चाहते हैं। तो तरह की बात जब पूजा सुनती है तो उसी समय जो होता कह जाती है कहीं इसकी जो भनक होता है हमारे पिता को लग गया तो समझ लो हम कहीं का नहीं छोड़ेंगे। तुम इस प्यार में ऐसे पागल मत हो। राजू कह देता प्यार में पागल ही होना तो होता है और क्या होना। तरह तरह की बातें कर दे जिसकी वजह से अब पूजा समझ जाती है। फिर पूजा सारे रिश्ते को तार करने के लिए वहाँ तैयार खड़ी हो जाती है और फिर दोनों के बीच सहमति होता है। फिर उसी दिन से उसी स्कूल में बराबर दोनों का मिलना जुलना जब हो जाता है तो दोनों के बीच अनैतिक रिश्ता भी पनप जाता है। अब यह सिलसिला बराबर चलता है। दोनों अपने जीवन बिताने के लिए सपने भी देखना जब शुरू कर देते हैं तो इसी बीच की जो खबर होता है गाँव के एक व्यक्ति के द्वारा जाकर सुरेश को लग जाता है और सुरेश इसकी जो खबर होता है अपनी पत्नी को देते हैं। उनकी जो पत्नी होती है उसी समय अब गुस्सा अपनी बेटी के ऊपर सारी उतार देती है और पाबंदी लगा देती है। लेकिन इधर समझ जाते हैं कि बेटी की जो कदम है अगर एक बार घर से बाहर निकल गए तो अंदर आना स्वाभाविक नहीं है, जिसके लिए हमें कोई फैसला तो लेना पड़ेगा। और इसी बीच जो होता है सबसे पहले जो शिकायत होता है जाकर अब कर देते हैं खुद इधर सुरेश राजू के अपने जो पिता होते हैं रामवीर से। और रामवीर जब खबर पाते अपने बेटे को समझाते बुझाते हैं तुरंत जो होता उसी वक्त अब उसको शहर दिल्ली भेज देते हैं ताकि यहाँ सुधर जाए। अब इस चीज़ की जब खबर जो होता है जाकर सुरेश पाते उनके मन को तसल्ली मिलता है कि चलो राजू दिल्ली चला गया, अब जब तक नहीं आएगा तब तक अपनी बेटी का आप शादी कर कहीं भेज देंगे। फिर इसके बाद अब ना रहेगी बाँस ना बजेगी बाँसुरी। और उसी वक्त रिश्ते की तलाशी में लग पड़ जाते हैं। तभी उन्हीं की नज़र में जो होता है अब जाकर अलीगढ़ जो पड़ता है दादो
हाँ, बतरौलिया उसी का इलाका पड़ता है, वहीं के डोरी लाल होते हैं। उन्हीं का अपना बेटा अब भूरा होता है। भूरा जो होता है गुजरात में रहकर मशीनगिरी का काम किया करता था। अब इसकी खबर जैसे ही सुरेश को लगता तो बड़ी जल्दी रिश्ते की बात करते हैं और जाकर अब बड़ी जल्दी हामी बन जाता है। और पूजा अपने पिता के दबाव में भूरा से शादी कर ससुराल जब पहुँचती है, कुछ दिन अपने ससुराल में अपने पति के साथ बेहतर तरीके से ज़िंदगी बिताने लग जाती है। लेकिन जैसे ही इसकी जो खबर होता है, अब शहर में रह रहे राजू को लगता तो उसी समय दंग सर जाता है। अब उसका वहाँ नौकरी में मन नहीं लगता, जिसकी वजह से सारे काम धाम छोड़ छाड़ कर अब गांव चली आता है। आने के बाद जो होता है, अब राजू पूजा से मुलाकात करने के लिए बहाने ढूंढता, लेकिन तब तक पूजा का जो अपना पति होता है मौका निकाल कर अब गुजरात चला जाता है। पूजा अपने ससुराल में अकेली रह जाती है। अकेलेपन को दूर करने के लिए पूजा अब मायके में बहाने मार कर तो आती है, और पूजा बहाने मार कर अब राजू से मिलने के लिए सारे रास्ते को खोज पड़ जाती है। और जैसी गली में पहुंचती तो राजू पहुंचता देखता करने लग जाता कि पूजा तुमने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, क्योंकि तुमने ही तो कहा था नौकरी करो और फिर शादी करो, लेकिन आज तुम जो होती हो इस तरह धोखे के बाद ज़िंदगी बर्बाद कर क्यों खुशनुमा अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हो। पूजा कह देती है कि हमारे पिता को जानते हो, अगर ना करेंगे तो समझ लो बर्बादी हो जाएगी। तुम्हारे साथ रिश्ते बनाए रखने के लिए हमने सारे खेल खेले। और वहीं पर अब जो होता है राजू समझ जाता है, और फिर दोबारा मुलाकातें बढ़ जाती, रिश्ते चलने लग जाते हैं। और जब रिश्ते चलने लगे, इसकी जो खबर होता है सुरेश को लग जाता है। और सुरेश जब खबर पाते उससे अपनी बेटी को बुलाते हैं, तौर तरीके समझाते बुझाते हैं, कहने लग जाते हैं कि बेटी तुम अपने ससुराल चली जाओ। ससुराल तो जाती है, 1 हफ्ते 2 हफ्ते रहती, फिर वापस आ जाती बहाने मार कर, पति नहीं तो मन नहीं लग रहा है। और उसके पिता सारी बात को जानते थे, लेकिन मुलाकात करने के लिए अब पूजा सुरेश से बहाने ढूंढती है। गलियों उधर स्कूलों उधर कॉलेजों एक कर देती है। लेकिन जब दोबारा इसकी जो खबर होता है, अब जाकर जैसे ही सुरेश को लगता है, सुरेश उसी वक्त अपने दामाद के पास फ़ोन कर देते, कहते दामाद जी बेटी को अपने पास ले जाओ ना, उसका मन नहीं लग रहा है। लेकिन सुरेश अपनी मन की बात अपनी बेटी की काली सच्चाई नहीं कह सकते थे। और भूरा अगर समझ सच्चाई सुनता तो क्या होता, जिसकी वजह से डर जाते हैं। लेकिन भूरा कहने लग जाता है कि परिवार के खर्चे बहुत हैं, हम नहीं ला पाएंगे, आप पूजा को वहीं रहने दीजिए ना। अभी हम मजबूरी हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पूजा का मुलाकात करने में आसानी हो जाता है। वक्त बीतने लग जाता है। तभी घटना से मात्र कुछ दिन पहले पूजा अपनी ही छत पर इधर जैसे ही दोपहर के टाइम में अपने पिता को देखती है कि घर से नदारत है, तो वहाँ राजू को बुला लेती है और राजू के साथ रिश्ते पनपाना शुरू कर देती है। अचानक जो होता सुरेश पहुँचता अपने नज़रों के सामने अपनी बेटी और राजू को एक साथ जब पाते दंग से रह जाते हैं। लेकिन वहाँ से तो राजू फरार हो जाता है, अपनी बेटी को पाते पिटाई कर देते हैं। लेकिन वह समझ जाते हैं कि अब खतरे की घंटी बजने वाली, जिसकी वजह से वह अपने दिल के पत्थर रखते हुए मजबूत करना शुरू कर देते हैं और अपने ही दामाद भूरा को फ़ोन के द्वारा ये जानकारी देना शुरू कर देते हैं कि बेटी बहुत आगे निकल चुकी है, और गांव के बारे में राजू की जानकारी दे बैठते हैं। अब भूरा समझ जाता है, तो भूरा और इधर सुरेश दोनों मिलकर अब सोच लेते हैं कैसे न तैसे कर हमें राजू को ठिकाने लगाना, जिसकी वजह से भूरा और राजू ठिकाने लगाने के लिए लग पड़ जाते हैं। और राजू का ही अपनी ज़िंदगी जीने का अलग नतीजा बन चुका होता, सोच चुका होता। पूजा के साथ अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए दिल्ली ले चलेंगे, ये प्लान तो लग चुका होता है। और सुरेश का करीबी दोस्त गंगा सिंह होता है, और गंगा सिंह से मुलाकात करते सुरेश से, तो मुलाकात करने के बाद अब भूरा तीनों मिलकर खतरनाक प्लान बनाते हैं। उसी प्लान के तहत जो होता है इधर अपनी बेटी को लेकर पहुंच जाते हैं उसके ससुराल, घटना से कुछ दिन पहले। और तभी मुलाकात करने के लिए जो होता है अब इधर राजू परेशान हो जाता है। और तभी एक दिन अपनी बेटी से मुलाकात करने, यानी कि वही 1 अक्टूबर का वक्त होता है, शाम का टाइम होता है। उसी वक्त खुद जो होता है अब भूरा फ़ोन कर देता है राजू के पास, कहने लग जाता है कि हमारे यहाँ पार्टी है। और यार राजू नहीं समझ पाता कि पार्टी किस लिए बुलाया जा रहा है। बड़ी जल्दी तैयार हो जाता क्योंकि उसको मुलाकात करना था पूजा से, और बात मानता निकल पड़ता सीधा का सीधा वही अलीगढ़ के ही जो दादो पड़ता है बतरौलिया। वहीं जब पहुँचते ही रास्ते में मिल जाते हैं सीधा का सीधा भूरा और सुरेश के साथ हो लेता है। फिर जो होता कमरे में पहुँचता है इधर लेकर भूरा के, और वहाँ भूरा और गंगा राम तीनों के तीनों बैठे होते हैं और पार्टी का माहौल बनाते हैं। तीनों को मिलकर अचानक इतना शराब की दबिश मरा देते हैं, जिसके वजह से राजू नशे में बेसुध हो जाता है। फिर वहीं उसकी गला दबाकर बेरहम तरीके से हत्या कर देते। बॉडी को लेते हैं और ले जाते वहीं पास जो जंगल होता है उसी में डम कर देते हैं। गुस्सा वक्त सुरेश जो होता है धड़ से सिर को अलग कर देते हैं, फिर सिर को ले जाकर वहाँ नहर में डम कर देते हैं। फिर वहाँ से अपने घर के लिए चले आते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस की सच्चाई हर किसी को तेना तक पहुँचाकर हैरान जरूर करवा जाती है। लोग सुनते हैं तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि एक समझदारी की वजह से, एक इज्जत की वजह से जो होता है सुरेश ने जैसा फैसला उठाया, साधारण तरीके से फैसला उठाया, बड़ी सोच समझे से फैसला उठ सकता था। लेकिन इतने बड़े जघन्य अपराध को उन्होंने
अंजाम देकर अपनी ज़िंदगी नहीं पूरे परिवार की इज्जत दांव पे लगा दी। पुलिस की जो टीम होती है तीनों को ले जाती है, वहाँ के कोर्ट पेश कर देती है और कोर्ट में तीनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करा के ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे डाल भी देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। फिर मुलाकात होगा, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।